रामदेव और बालकृष्ण ये बात भली भांति जानते थे कि उन्होंने पिछले 1.5 दशक से अपने लगातार प्रयासों से एक विशाल ग्राहकों के मार्केट को तैयार कर लिया है और इससे भी बढ़कर अब लोगों के बीच बाबा रामदेव एक ब्रांड बन चुके थे। ऊपर से इन्होंने सिर्फ आयुर्वेद की ही चीजें, जो कि आज हमारे भारत के हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इस चीज का इस्तेमाल करके इन्होंने 2006 में ही पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शुरुआत की थी। इसके बाद 2012 आते आते इन्होंने इस पूरे ब्रांड को इंडिया के मेन स्ट्रीम रिटेल सेक्टर में एक्सपांड कर दिया था और ये लोग इतने बड़े अमाउंट में अलग अलग चीजें मार्केट में लेकर आए थे कि जहाँ पर जो चीजें लोगों को अलग अलग 2-3 किरानों की दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी, वो भी एक पतंजलि के स्टोर पर आयुर्वेदिक तरीकों से मिलने लगी थी। मतलब कि आज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप सबको पतंजलि की मूंग की दाल से लेकर लेडीज की साड़ी और पुरुषों के स्पोर्ट वेयर्स के टी शर्ट्स भी मिलता है। अब आप लोग ही जरा बताओ कि इन सभी चीजों को बनाने में भी क्या इन्होंने कहीं पे भी आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, इस आयुर्वेद के नाम पर बाबा रामदेव और पतंजलि की गाड़ी तो फुल स्पीड में चल रही थी। हर साल पतंजलि मार्केट में अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग और नेट प्रॉफिट बना रहा था। लेकिन यहाँ पर ही दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। अब ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी कि कोविड के टाइम पर हमारे देश और पूरी दुनिया के हालात कैसे थे। इनफैक्ट पूरी दुनिया भर के देश इस वायरस की वैक्सीन को ढूंढ रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर जून 2020 के आसपास बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी एक कोरोनिल नाम की मेडिसिन को लॉन्च किया था। हालांकि तब उत्तराखंड के आयुष डिपार्टमेंट के मुताबिक इन्होंने पतंजलि की इस मेडिसिन को कोरोना वायरस के एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको लाइसेंस दिया गया था, ना कि इसके इलाज के तौर पर। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को इन लाइसेंस को प्रोवाइड करने की पूरी मेथड को समझाता हूँ। अब मान लो कि आपको किसी दवाई या फिर कॉस्मेटिक चीजों को मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके स्टेट के ड्रग यानी कि इन सभी दवाइयों की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास से आप जो चीज मार्केट में बेचना चाहते हो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और जब ये सभी अथॉरिटी या अप्रूवल भेजकर आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तभी जाके आप अपनी दवाइयों को मार्केट में बेच सकते हो। तो यहाँ पर पतंजलि के केस में भी उसका मेन हेडक्वार्टर हरिद्वार में होने की वजह से उनको उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के पास से इस कोरोनिल मेडिसिन का लाइसेंस दिया गया था। हाँ, मगर उस टाइम पर भी इस कोरोनिल को लेकर काफी वाद विवाद हुए थे। महाराष्ट्र की सरकार ने तो इस मेडिसिन पर बैन भी लगा दिया था और इन्हीं सभी वाद विवाद और मुद्दों के चलते बाबा रामदेव ने यहाँ पर इस कोरोनिल मेडिसिन का दोबारा से रीलॉन्च किया था। मगर इस बारी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस था, क्योंकि इस मेडिसिन के रीलॉन्च के प्रोग्राम में केंद्र सरकार के ही 2 मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इस कोरोनिल टैबलेट के एक मेगा रीलॉन्च में शामिल हुए थे। यहाँ तक कि दोस्तों इस लॉन्च में पीछे लगे हुए बैनर में भी ये बड़े बड़े अक्षरों में ये बात लिखी गई थी कि कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई है। इनफैक्ट इस बारी भी इस मेडिसिन को कोरोना के एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था, जिसके सारे लाइसेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब इन्होंने इस मेडिसिन को रीलॉन्च तो कर दिया, लेकिन इस बार भी इस टेबलेट के पूरे बनावट के फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं किया गया था। बस इतना बताया जा रहा था कि इस टेबलेट में अश्वगंधा और तुलसी जैसे तत्व शामिल थे, जो कोविड के एक नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल का हिस्सा थे। लेकिन इसके अलावा दूसरे किसी भी आधार जिसकी वजह से इस मेडिसिन को रीलॉन्च करना पड़ा था, तो उन सभी आधारों में बिना बदलाव किए इस मेडिसिन को कोरोना के इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस दिए गए थे। इनफैक्ट एक उत्तराखंड के ही आयुष डिपार्टमेंट के अधिकारी न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं कि पतंजलि ने शुरू में हमसे एक कोरोना की दवाई के तौर पर लाइसेंस लेने की कोशिशें करी थी, मगर जब ये काम नहीं हुआ तो उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और हमें फिर भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इस टेबलेट को कोरोना के इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस देने पड़े थे। और इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने तो इस मेडिसिन को WHO सर्टिफाइड भी बता दिया था। वो तो फिर बाद में WHO खुद इस पूरे मुद्दे में दाखिल हुआ और उन्होंने ही खुद ने बाबा रामदेव के इस पूरे स्टेटमेंट को खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों जानते हो इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? खुद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को, क्योंकि इसने उस टाइम पर इन टोटल इस कोरोनिल मेडिसिन की तकरीबन 250 करोड़ की किट को ऑलरेडी बेच दिया था। और ये बात यहाँ पर ही नहीं रुकती, बल्कि इसके अलावा पतंजलि ने डायबिटीज, अस्थमा, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी कई सारी गंभीर
समस्या और रोगों को उनकी दवाइयों द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, ऐसे दावे इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में किए थे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि अगर उनकी दवाइयों से लोग ठीक हो रहे हैं तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने में क्या बुराई है। हाँ, यहाँ पर बेशक ऐसी एडवर्टाइजमेंट पर बुराई नहीं है और मेडिकल की ऐसी एड्स तो आए दिन कई सारी फार्मा कंपनी करती रहती है, तो इस पर तो कोई लीगल एक्शन नहीं होते। लेकिन दोस्तों, हमारे एक ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ और मैजिक रेमेडिटीज एक्ट 1954 के तहत इन कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी टोटल 54 बीमारियों पर ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने पर कम्प्लीटली बैन लगाया गया है। मगर यहाँ पर पतंजलि तो ऐसी ही बीमारियों को अपनी दवाइयों से ठीक करने के दावे करती है और इन सभी तरीकों की मिसलीडिंग एड्स पर एक केरला के आई डॉक्टर केवी बाबू ने इस पतंजलि के सभी भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कई आवेदन दायर किए हैं। मगर उनके अकॉर्डिंग आज तक उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई भी मुकदमा पतंजलि पर नहीं चलाया गया। हर बार बाबू की शिकायतों के आधार पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट पतंजलि को इन सभी एडवर्टाइजमेंट को बंद करने की नोटिस भेजती है और पतंजलि कुछ टाइम के लिए इन सभी एड्स को बंद करके दोबारा से उन्हीं एड्स को शुरू भी कर देती है। यहाँ तक कि केवी बाबू ने खुद ने बताया था कि अब तो ऐसा लग रहा है कि एकमात्र कार्रवाई जो पतंजलि पर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस देने तक ही सीमित रह गई है। ना तो यहाँ पर जुर्माना लगाया जा रहा है और ना ही किसी के ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पतंजलि ने आज के एलोपैथिक मेडिसिन पर भी एक एडवर्टाइजमेंट की थी, जहां बाबा रामदेव ने एलोपैथी को एक स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस बताया था। इनफैक्ट आप सभी लोग ध्यान से इस विज्ञापन को देखोगे तो पता चलेगा कि इस विज्ञापन में बताई गई सभी बीमारियों के बीच एक साइड ब्लैक अक्षरों में एलोपैथिक मेडिसिन से होने वाले नुकसान और उसकी खिंचाई की गई थी और वहीं दूसरी ओर रेड अक्षर में पतंजलि की मेडिसिन की ही तारीफें हुई थी। यानी कि इन शॉर्ट एक प्रोपेगेंडिक तरीके से इस पूरे एड को छापा गया था। लेकिन इसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया और आज दोस्तों इसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर कई सारी हियरिंग्स होने के बाद अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और असनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने अब इस पूरे मुद्दे में कई सारे लोगों को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले तो कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे क्षमा अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि ये दोनों अभी सिर्फ इसीलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि अभी ये पकड़े गए हैं और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को भी कहा कि इन सभी लोगों ने फाइल को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है। इनफैक्ट इसके अधिकारियों ने केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे के लिए सूचित किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पूरे मुद्दे को दबा दिया। सो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पूरा मामला चल रहा है और इसकी अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है। तो उम्मीद है कि ऐसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह ही इस पूरे मामले में भी एक सही फैसला सुनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तो देश के सभी लोगों का इकलौता भरोसा, जहां से लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सभी चीजें सही हो रही होगी, और वो भरोसा आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर यानी कि खुद सुप्रीम कोर्ट पर है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भारत के सालों पुराने आयुर्वेद और इसके उपचारों के नाम पर लोगों में 250 करोड़ की सिर्फ एक कैटेगरी की मेडिसिन ये लोग बेचते हैं। जब कोई दूसरे देश के फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट पर कोई एक चीज यहाँ की वहाँ होती है तो ये लोग न जाने 100 तरीकों की कानूनी कार्रवाई और नोटिस उन कंपनीज को भेजते हैं। मगर यहाँ पर हमारे ही देश की ऐसी कंपनियां जब इस तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को करती है जिसका ना तो कोई सिर या पैर है, मगर फिर भी ये लोग उनको एक नोटिस भेजने के अलावा और कुछ नहीं करते। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके